So hi everyone, good afternoon, welcome back. सो इस क्लास में हम एक बार क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको लेकर, जो भी अभी तक आए हैं। जैसे हमारा डीए 50% से अबोव है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं वो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो एनवीएस का एग्जाम दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो एक एक रूल करके सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे हम इस क्लास में करेंगे। सो ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट वी विल कवर ऑल द थिंग्स। ठीक है, आई होप मेरी आवाज आ रही है, वॉइस एंड ऑडियो क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर? यस और नो? स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए बैच की जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 12 मई के। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूं। तो अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं और आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और आप हमें जो है सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी पर जो है आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी डिटेल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका नाम, मान लीजिए अगर आपका नाम है अनु तो आप अनु लिखेंगे। सिटी है जैसे आपकी दिल्ली तो आप दिल्ली लिखेंगे। एग्जाम जैसे आपका एनवीएस प्रिंसिपल है तो आप एनवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे और इसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ताकि आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ साथ हमारी प्रिंसिपल मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू है यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल की तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं काफ़ी सारे। लाइव कोर्सेज स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है, रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड करता है, नोट्स कोरियर के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, इंटरव्यू बैचेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है और इंडिया का नंबर 1 और एकमात्र इंस्टीट्यूट जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करवाता है। तो अगर आप केवीएस की तैयारी करें तो ये 12 बुक का सेट होता है जो आपको कोरियर के माध्यम से मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, पूरा सिलेबस इसमें कवर है, अपडेटेड है। एनवीएस जो है वो 11 बुक का सेट होता है। इसी तरीके से ईएमआरएस 10 बुक का सेट और आपका यूपीएससी 11 बुक का सेट होता है। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग नोट्स अवेलेबल हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हमारे लाइव कोर्स की, तो आप अगर हमारा लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे ही आप कोर्स पर सर्च करेंगे आपके पास इस तरीके से कोर्स ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहला ही जो है यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई दे रहा है 12 मई से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा फीचर में। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा लाइव बैच है, यानी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द क्लास, जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं वो सारे के सारे आप जो है इंटरेक्टिव क्लास होंगी। तो आप वहाँ पर अपने जो भी डाउट्स हैं आपके वो साथ के साथ अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा इसमें। कंप्लीट सिलेबस आपका जो मेन पोर्शन है बेसिकली जहां से आपका सबसे ज़्यादा कंटेंट रहता है वो सब पूरा होगा। जैसे एडमिन एंड फाइनेंस है आपका, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड उसके अलावा ऑफिस प्रोसीजर या ऑफिस मैनुअल, हर एक चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो किस किस को ये बैच ज्वाइन करना चाहिए? अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस की आने वाली वैकेंसी जो कि है ओपन और एलडीसी दोनों, एनवीएस की ओपन वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा यूपीएससी और ईएमआरएस, तो इन सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी जो है बैच आपका लाइव रहेगा। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 साल तक की वैलिडिटी मिल जाती है। और ये बैच की जो क्लासेस रहेंगी, इवनिंग बैच है तो इसकी क्लासेस रहेंगी 5 PM से 6:30 तक आपका ये बैच टाइमिंग रहने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं जो आपको कोरियर के माध्यम से मिलते हैं। जो भी क्लास में करवाया जाता है वो आपकी ऐप पर अवेलेबल रहता है नोट्स की फॉर्मेट में। आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके थैंक्स। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा टॉपिक है सीसीएस लीव रूल्स। सीसीएस लीव रूल्स में अभी तक कोई अपडेट नहीं है ऐसा। जो भी सारी चीजें हैं वो हमारी सेम है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें सीसीएस जेटी रूल्स, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स या डाइज नोट, इनमें कोई अपडेट्स नहीं है, ये हमारा एज इट इज है। ठीक है, अपडेट्स है हमारे मेन। सबसे पहले तो अलाउंस में, अलाउंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है डीए, डियरनेस अलाउंस।
तो डीए जब भी हमारा चेंज होता है तो हमारे काफी सारे अलाउंसेस हैं जो हमारे ऑलरेडी चेंज होते हैं। सो डीए हमारा ऑलरेडी 50% अबव है, तो डीए जब भी हमारा मोर देन 50 होता है, जहां पर भी चेंजेस होने होते हैं बेसिकली, उसमें हमारा 25% इंक्रीज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा कई बार ये भी बन जाता है कि जैसे डीए हमारा 50% होता है तो बाकी सारी चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी हमारी अलाउंसेस हैं या हमारा जैसे ग्रेजुएटी में भी चेंज हुआ तो 25% इंक्रीज हो जाता है। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, हम जनवरी टू जून 2025 तक हमारा जो डीए है वो हमारा कितना है करंट परसेंटेज, दैट इज 55% अभी हमारा डीए चल रहा है। लास्ट टाइम था हमारा 53%, उसमें हमारा इंक्रीज हुआ है 2% और नाउ वी आर एट 55%। ठीक है, ये हमारा जून तक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा चेंज होगा जुलाई 25 टू दिसंबर 2025 तक, और ये हमारा कब अनाउंस होता है, सितंबर अक्टूबर के अराउंड जो है हमारा ये अनाउंस होगा। अब जब हमारा डीए 50% से ज्यादा बढ़ा तो क्या क्या चीजें हैं जो हमारी चेंज हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी, इसमें चेंज हुआ। ठीक है, तो इसमें एक अमेंडमेंट भी आया था, वो अमेंडमेंट ने क्या कहा कि सीए इज एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 3 क्लासेस बिफोर क्लास 1। पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस हम देते थे कि नर्सरी केजी, प्री नर्सरी केजी हो सकती है, कोई भी नाम हो सकता है। फर्स्ट क्लास से पहले की हम 2 क्लासेस का जो है सीए हम प्रोवाइड करते थे, बट आफ्टर द अमेंडमेंट हम क्या प्रोवाइड करते हैं, 3 क्लासेस हमारी फर्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि एनईपी हमें पता है कि एनईपी जो है हमारी इंप्लीमेंटेशन फेज पे है, और एनईपी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, एनईपी के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट क्लास से पहले 3 क्लासेस होंगी, बाल वाटिका 1, 2 एंड 3। तो ये किसी भी नाम से जानी जाए, चाहे बाल वाटिका के नाम से जानी जाए, चाहे प्री प्राइमरी के नाम से जानी जाए, किसी भी नाम से जानी जाए। अब हमारा सीए में क्या है कि फर्स्ट क्लास से पहले आपकी जो 3 क्लासेस हैं वो यहाँ पर बच्चे की कवर होंगी। ठीक है, 3 क्लासेस बिफोर दी क्लास 1, और उसके बाद हमें पता है कि 12 तक होता है। 12 तक या तो आपने 10th के बाद +1 +2 किया है आपके बच्चे ने, तो वो उसके लिए सीए मिलेगा। अगर वो नहीं किया है, कोई और कोर्स ज्वाइन किया है, तो उसमें इनिशियल 2 इयर्स तक मिलता है। ठीक है, सो 12th क्लास इरिस्पेक्टिव ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ क्लास, चाहे किसी भी नाम से जानी जाती है वो क्लास, आल्सो फ्रॉम द इनिशियल 2 इयर्स ऑफ ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड। अगर 10th के बाद किसी भी कोर्स में बच्चे ने ज्वाइन किया है, कोई भी डिप्लोमा है, कोई भी सर्टिफिकेट है, या हमारा कोई इंटीग्रेटेड कोर्स है जैसे 5 ईयर का होता है, ठीक है, बीए प्लस एमएड के लिए इस तरीके से, तो 2 साल जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही सीए मिलेगा 10th क्लास के बाद। ठीक है, या तो +1 +2 या 10th के बाद जो भी 2 साल तक डिप्लोमा डिग्री होगा तब तक ही मिलेगा। द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नॉट बीन ग्रांटेड सीए हॉस्टल सब्सिडी इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। कंडीशन क्या है, दोनों में से एक मिलेगा, या तो बच्चे को +1 +2 मिलेगा, या उसके बाद 2 इयर्स ऑफ डिग्री या डिप्लोमा वो मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने +2 तक का भी ले लिया है और +2 के बाद आप उसको किसी डिप्लोमा में डाल रहे हो तो मिलेगा। 10th के बाद 2 साल तक मिलेगा, फर्स्ट क्लास से पहले 3 क्लास तक मिलेगा, कोई भी नाम से जाने जा सकते हैं। अपर एज लिमिट हमें पता है कि अपर एज लिमिट हमारी दिव्यांग के लिए 22 है, अदर केसेस में हमारी 20 है, या फिर 12 जब तक पास हो जाए तब तक। एनईपी के अकॉर्डिंग एज वाइज सारी क्लासेस हैं तो 18 तक हो जाएगी। बाय चांस अगर बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो मैक्सिमम एज है 20, और फॉर दिव्यांग हमारी कितनी है, 22 ईयर्स। मिनिमम एज अगर पूछी जाए तो मिनिमम एज, हालांकि अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, तो उसमें हमारा क्या है, 6 क्लास का बच्चा, 6 ईयर का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में होगा, 3 ईयर से जो है बच्चे की प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है शुरू हो जाती है ना। सो अगर हम बात करें कि डायरेक्टली क्या कोई मिनिमम एज है, तो आंसर हमारा होगा नो, कोई मिनिमम एज नहीं है। और अगर हम इनडायरेक्टली बात करें कि मिनिमम एज जो है हमारी, क्योंकि बाल वाटिका अब हमारी एनईपी में जो भी है हमारी पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एज वाइज हमारी क्लासेस हैं, तो 3 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे 3 ईयर्स के बाद जो है बच्चा काउंट होना शुरू हो जाएगा, बट हाँ देयर इज नो मिनिमम एज। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि मिनिमम एज है तो हमारा आंसर होगा नो, कोई मिनिमम एज नहीं है। ठीक है, अब जब हमारा अमेंडमेंट आया 2024 में, तो 2024 में आपने देखा होगा कि काफी सारी प्रॉब्लम हुई, जब स्पेसिफिकली फर्स्ट क्लास के बच्चे को, जैसे कोई केजी में ऑलरेडी पढ़ रहा था, वो 5.5 साल का है, उसको एडमिशन नहीं दिया गया फर्स्ट क्लास में, क्योंकि फर्स्ट क्लास के लिए हमारी एज प्रेस्क्राइब क्या थी, 6 ईयर थी, राइट। तो वो हुआ, तो इसके चलते अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने की एक एडिशनल क्लास दोबारा की है, क्योंकि हमारा एनईपी क्या कहता है कि अगर बच्चा किसी क्लास में फेल हो गया है, सपोज अगर बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया है, तो वो दोबारा से जब 10th करेगा तो हम उसका सीए उसको देंगे। बट अगर बच्चा किसी क्लास में पास है, अगर बच्चा मान लीजिए 5th क्लास में है और वो पास हो चुका है और आप उसको दोबारा से 5th करवा रहे हो, तो नहीं देंगे, क्योंकि उसने वो क्लास पास कर ली है।
तो इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए, बट क्योंकि एनईपी हमारी इंप्लीमेंटेशन फेज में थी, इसीलिए 2024 के अमेंडमेंट के बाद एक बार रिलैक्सेशन दिया गया था. सो वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ सीए हॉस्टल सब्सिडी टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुज चिल्ड्रन हैव टू रिपीट वन एडिशनल क्लास ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020. तो एनईपी 2020 के इंप्लीमेंटेशन के कारण अगर किसी बच्चे ने दोबारा से वो क्लास रिपीट की है तो उसका हमने एचईए जो हॉस्टल सब्सिडी है या फिर हमारा सीए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया. अब हमारा वैल्यू कितनी है, कितना मिलता है? पहले हमारा कितना मिलता था? 2250 रुपए मिलता था चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर द नॉर्मल चाइल्ड. दिव्यांग का हमें पता है कि दिव्यांग का हमारा सिंपल क्या होता है, दिव्यांग के लिए हमें डबल करना होता है, जो नॉर्मल चाइल्ड को मिलता है उसका डबल दिव्यांग को मिलता है, राइट. तो पहले हमारा कितना था? 2250 रुपए. इसमें इंक्रीज कितना हुआ? डीए जब हमारा 50% बढ़ा तो हमारा इंक्रीज हुआ 25%, जो हमारा आता है इतना 2812.50. इसको हम राउंड ऑफ करेंगे और हमारा आंसर होगा 2813. ठीक है, 2813. अब हमारा सीए है जो आफ्टर दी डीए जब हमारा 50% बढ़ चुका उसके बाद से. ठीक है, नेक्स्ट दिव्यांग के लिए हमारा सीधा डबल होता है. पहले 4500 था और इस अब क्या है हमारा 5625 रुपए पर मंथ है. ठीक है, ईयरली अलाउंस की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 12. ये मंथली है तो बाय 12 हम मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर नॉर्मल चाइल्ड इट विल बी 33,750 एंड फॉर दिव्यांग इट विल बी 67,500 रुपीज. अब बात करते हैं एचईए की हॉस्टल सब्सिडी. तो हॉस्टल सब्सिडी में भी इंक्रीज हुआ, जैसे हमारा डीए 50% बढ़ा तो हमारी वैल्यू 25% इंक्रीज कर गई. तो एज ऑफ नाउ जो हमारा है ये कितना है 8437.50. तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे इट विल बी 8438 और ईयरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 101250. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे दिव्यांग की तो वो हमारी अमाउंट डबल होती है, इट इज 16,875 रुपए पर मंथ और ईयरली हमारा 2,02,500 रुपीज. ठीक है, तो ये लिमिट्स है हमारी आफ्टर 50% इंक्रीज होने के बाद. नेक्स्ट हमारा चाइल्ड केयर अलाउंस. चाइल्ड केयर अलाउंस कब मिलता है? जो डिसेबल मदर होती है उनको मिलता है. वो हमने पढ़ा था कि जब भी मदर है, कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है मोर देन 40% तो उसको चाइल्ड केयर अलाउंस दिया जाता है. पहले कितना दिया जाता था? 3000 दिया जाता था. जब हमारा डीए 50% इंक्रीज हुआ तो 25% इसमें भी इंक्रीज हो गया तो इट इज 3750 पर मंथ. ये हमारी करंट वैल्यू है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस अभी हमारा कितना है? फॉर जेड क्लास सिटी इट इज 10, फॉर वाई क्लास सिटी इट इज 20 एंड फॉर एक्स क्लास सिटी इट इज 30. सो 10, 20, 30 हमारा अभी के लिए एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस है. इसके बाद अगर हम बात करें टीएडीए के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा जो ट्रैवल अलाउंस है और डेली अलाउंस है, जहां से हमारे अलाउंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? जहां पर कोई स्पेसिफिक रेट्स प्रेस्क्राइब नहीं है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा, तो वहां पर हमारा क्या रहेगा रेट? फॉर जर्नी परफॉर्म इन ऑन कार और टैक्सी. अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑन कार से टैक्सी से ट्रैवल करता है तो पहले हमारी रेट थी बिफोर जब हमारा डीए 50% से कम था तो 24. जब डीए हमारा 50% बढ़ गया तो इट इज 30 रुपए पर किलोमीटर. इसी तरीके से अगर जर्नी परफॉर्म की जाती है बाय ऑटो रिक्शा तो उसमें हमारा कितना रहेगा? उसमें है हमारा 12 रुपए पर किलोमीटर पहले था. एज ऑफ नाउ अभी कितना है? डीए 50% इंक्रीज होने के बाद इट इज 15 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये रेट्स हैं जो इसकी चेंज हुई हैं. पहले 12, 14, 12, 24 था, अभी 15 याद रखना है, 15 और 30 है हमारा. डेली अलाउंस की बात करें तो डेली अलाउंस में भी हमारा चेंज है. जैसे कि अगर एम्प्लॉय का पे लेवल है 14 एंड अबो तो उसको जो अब रिम्बर्स मिलता है फॉर द होटल एक्सपेंसेस और गेस्ट हाउसेस, वो कितना है? वो है हमारा 9,375 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग. एंड रिम्बर्समेंट जो मिलेगा वो मिलेगा फॉर द एसी टैक्सी, और इसमें भी जो एम्प्लॉय है हमारा चार्जेस अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फॉर ऑफिशियल पर्पस जितना है वो हम पूरा प्रोवाइड करते हैं एसी टैक्सी का 14 एंड अबव के लिए. एंड फॉर फूड बिल्स इट विल बी 1500 रुपए पर डे. ये हमारा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट है वो मैंने सारी क्लासेस अपडेट करके ऑलरेडी डाली है. अगर आप टॉपिक पर जाओगे तो वहां पर सारी आपको अपडेटेड मिलेंगी और जो नोट्स है कंटेंट में वो भी आपको अपडेटेड मिलेंगी. ये वाली पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आप एक गो में आप पूरा का पूरा रिवाइज कर पाओ. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है 12 एंड 13 है। अगर 12 एंड 13 है आपका पे लेवल, तो होटल एंड गेस्ट हाउस के लिए आपको कितना मिलेगा, 5,625 रुपए है। और फॉर एसी टैक्सी यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है कि आपको मिलेगा अप टू 50 किलोमीटर पर डे के अकॉर्डिंग ओनली। 14 एंड अबव में क्या था, आपको अनलिमिटेड था फॉर ऑफिशियल ट्रैवल, उसमें किलोमीटर की लिमिट नहीं थी, यहाँ पर 50 है। एंड फॉर फूड बिल्स ये हमारा कितना है, 1250 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है हमारा, अगर पे लेवल है आपका 9 to 11, तो होटल एंड गेस्ट हाउस के लिए कितना मिलेगा, 2813 पर डे के अकॉर्डिंग है। और रिम्बर्समेंट फॉर, अगर हम टैक्सी की बात करें तो यहाँ पर टैक्सी एसी के बजाय नॉन एसी हो जाती है, और इसमें आपकी लिमिट है 423 रुपए पर डे मैक्सिमम मिलेगा। और अगर हम फूड बिल्स की बात करें तो फूड बिल्स की लिमिट रहेगी यहाँ पर 1125 रुपीज। अगर हमारा पे लेवल है 6 to 8, तो 6 to 8 के लिए होटल और गेस्ट हाउस के लिए जो चार्जेस मिलेगा वो है मैक्सिमम 938 रुपए। टैक्सी इसमें भी हमारी नॉन एसी रहेगी और 281 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग मिलता है। एंड फॉर फूड बिल्स इट विल बी 1000 रुपए पर डे, ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट, अगर हमारा पे लेवल है 5 एंड बिलो, तो होटल एंड गेस्ट हाउस के लिए जो एक्सपेंसेस है वो है 563 रुपए पर डे। और टैक्सी यहाँ पर नॉन एसी और उसमें लिमिट है हमारे पास 141 रुपए पर डे। और फूड बिल्स के लिए हमारा रहेगा मैक्सिमम 625 रुपए पर डे। नेक्स्ट है हमारा फॉर होटल एक्सपेंसेस, तो होटल एक्सपेंसेस के लिए भी जो हमारी लिमिट थी वो हमारी यहाँ पर एक्स सिटी के लिए वो भी इंक्रीज हुई है, वो हमारी कितनी है, 1250 रुपीज है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, अगर आप जर्नी कर रहे हैं बाय रोड या बाय ऑटो रिक्शा या बाय टैक्सी कार, तो ये हम डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव द पैकेजिंग ग्रांट, जो हम बात करते हैं किस किस में, इन केस ऑफ टीएडीए ऑन ट्रांसफर और रिटायरमेंट पर। जो एम्प्लॉय को हम पैकेजिंग ग्रांट देते हैं उसमें हमारी लिमिट क्या है, अगर एम्प्लॉय का पे लेवल है 12 एंड अबव, तो उसको क्या मिलता है, 6000 किलोग्राम मिलता है बाय द गुड्स ट्रेन, 4 व्हीलर वैगन या फिर 1 डबल कंटेनर मिलता है। और इसमें जो रोड है, बाय रोड की लिमिट कितनी है, 50 रुपए पर किलोमीटर, ये पहले थी, अब हमारा डीए इंक्रीज हो चुका, तो अभी कितनी है, 63 रुपए पर किलोमीटर। अगर आपका पे लेवल है 6 to 11, तो मिलता है 6000 किलोग्राम बाय गुड्स ट्रेन सेम, बट 4 व्हीलर वैगन, लेकिन यहाँ पर 1 सिंगल कंटेनर मिलता है। और बाय रोड इसकी भी लिमिट अपडेट होके कितनी है, 63 रुपए पर किलोमीटर। अगर पे लेवल है 5, तो 5 पे लेवल के लिए मिलता है आपको 3000 किलोग्राम बाय द गुड्स ट्रेन, और पहले था 25 रुपए पर किलोमीटर, अभी डीए इंक्रीज होने के बाद कितना है, 31 रुपए पर किलोमीटर, ये आपको मिलता है। नेक्स्ट है, अगर आपका पे लेवल 4 एंड बिलो है, तो आपको जो लिमिट मिलती है वो मिलती है 1500 किलोग्राम बाय गुड्स ट्रेन, और इसमें पहले बाय रोड था 15 रुपए पर किलोमीटर, अभी इंक्रीज होके कितना है, 19 रुपए पर किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें भी 25% इंक्रीज है। इन केस अगर आपको ऐसा लगे मुझे याद नहीं रहता है, तो मैंने आपको बता दिया 25% है। अगर आपने ओल्ड लिमिट याद रखी है अभी तक, अपडेटेड नहीं रखी है, तो 25% आपको इंक्रीज करके, अगर एग्जाम में बाई चांस आता है तो आपको 25% आप उसमें इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा सीटीजी इन केस ऑफ ट्रांसफर, तो सीटीजी हमें पता है कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को तब जब एम्प्लॉय का तो ट्रांसफर है या रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट के केस में हमारा ट्रांसफर से थोड़ा सा अलग होता है, अगर रेजिडेंस चेंज नहीं है तो ऑब्वियसली हम सीटीजी नहीं देते हैं, है ना। और लेकिन अगर रेजिडेंस चेंज है तो हम सिंपल सीटीजी देते हैं, जो होगा 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे। जबकि जब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है, तो वहां पर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर है तो 1/3 ऑफ 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे, और अगर मोर देन 20 है तो 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे। तो यहाँ पर इस केस में, रिटायरमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, हम डिस्टेंस नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि एम्प्लॉय ने स्टेशन, अपने जो रेजिडेंस है वो चेंज हुआ है। अगर रेजिडेंस चेंज नहीं है तो सीटीजी नहीं मिलेगा, अगर रेजिडेंस चेंज है तो हम उसको सीटीजी नॉर्मल देंगे, जो है हमारा 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे। तो टू सेटल डाउन एट द लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी other than last station of duty after retirement, full CTC would be admissible at the rate of 80% of last month basic pay. So employee को यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है कि उसने रेजिडेंस चेंज किया है और उसके अकॉर्डिंग उसको सीटीजी मिलता है। बट जो स्पेशल कंडीशन है हमारी, वो हमारी सेम रहेगी। अगर एम्प्लॉय किसी भी ऐसी
प्लेस पर सेटलमेंट होता है या ऐसी प्लेस से सेटलमेंट होता है जो कि हमारा क्या है, हमारा आइलैंड टेरिटरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो वहां पर कितना मिलेगा, 100% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे मिलेगा। वो हमारा पैकेजिंग ग्रांट है। दो चार चीजें हम पढ़ते हैं ट्रांसफर में और रिटायरमेंट में, हम चार चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रैवल एंटाइटलमेंट मिलता है, वो किसके लिए मिला, सेल्फ प्लस फैमिली के लिए मिला। सेकंड हमारा सीटीजी है, जो अभी हमने बात की 80% ऑफ द जो आपका है बेसिक पे उसके अकॉर्डिंग मिलता है। दैट इज एक कंपोनेंट जो आपको मिल रहा है जब आपका ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड हमें मिलता है जो आपका पर्सनल इफेक्ट्स है, उस सामान को जब आप मूव करते हो, तो वो जो आप 63 वाली लिमिट बोल रहे हो वो ये है जब आपका सामान मूव होता है उस टाइम पर। और फोर्थ इसमें आपका मिलता है जो आपका कन्वेंस है, वो आप मूव कर रहे हो। सो ये हमारा डिफरेंट कंपोनेंट है और सीटीजी हमारा डिफरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, तो दोनों ही मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम सीसीए रूल्स की बात करें तो आई गेस वी हैव कवर्ड इन ऑल, बट फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो एक ये अमेंडमेंट आया था हमारा सीसीए का कि अगर पहले क्या होता था कि कोई चार्जशीट भी नहीं दी गई, एम्प्लॉय हमारा जो है सस्पेंशन पर रहता था, लेकिन एक अमेंडमेंट लाया गया, उसमें क्या किया गया कि अगर कोई चार्जशीट हमने इशू नहीं की है किसी एम्प्लॉय को, तो उसका जो टोटल पीरियड ऑफ सस्पेंशन है या डीम्ड सस्पेंशन पीरियड है, उस पर हमने क्या लगा दिया, उस पर हमने एक कंट्रोल कर दिया। और वो कितना है कि कितना हो सकता है मैक्सिमम, अगर एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है, प्रॉपर सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया है, तो एम्प्लॉय हमारा बिना चार्जशीट के मैक्सिमम 270 डेज तक ही सस्पेंशन पर रह सकता है। उसके बाद अगर आपको सस्पेंशन पर रखना है तो आपको रीजन बताना जरूरी है कि एम्प्लॉय को आपने सस्पेंशन पर क्यों रखा है। और इन केस अगर हमारा डीम्ड सस्पेंशन है, ठीक है, तो वहां पर हमारा कितना होगा, वहां पर हमारा 2 ईयर्स है मैक्सिमम पीरियड डीम्ड सस्पेंशन के केस में। और डीम्ड सस्पेंशन के केस में हम कब से पीरियड काउंट करते हैं, या तो एम्प्लॉय पहले बाइज्जत बरी हो गया हो या फिर एम्प्लॉय जो है हमारा उसने अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया हो, दोनों में से जो भी लेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 ईयर्स काउंट करते हैं, ठीक है। सो 2 years from the date of government servant detained in custody is released, or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later in case of deemed suspension, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स। सीसीएस कंडक्ट रूल्स में अमेंडमेंट बस आरएसएस को लेकर हुआ था, पहले आरएसएस हमारी परमिटेड नहीं थी, आरएसएस आप ज्वाइन नहीं कर सकते थे। एज ऑफ नाउ आप जो है आरएसएस आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल, इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए थे रिगार्डिंग द लिमिट्स, लेकिन याद करने भी उतना ही आसान है। सबसे पहला हमारा रूल नंबर 133 में ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एट इट्स डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली एग्जीक्यूट रिपेयर वर्क। तो जो हमारा वर्क्स वाला चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 5, वहां से था कि जो एम्प्लॉय है अगर हम कोई भी रिपेयर वर्क करवा रहे हैं तो एस्टिमेटेड कॉस्ट अप टू, पहले हमारा कितना था 30 लाख की लिमिट थी कि अगर 30 लाख तक की लिमिट का अगर आप कोई भी रिपेयर वर्क करवा रहे हैं उसके लिए लिमिट थी। अभी हमारे पास ये रिवाइज होके कितनी हो गई है, 60 लाख है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर प्रोसीजर की अगर हम बात करें वर्क को लेकर, तो वर्क को लेकर हमारे पास था ये वाला एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कि आप जो भी रिपेयर वर्क करवा रहे हैं, पहले यहाँ पर 30 था, अभी हमारा कितना है 60 लाख। तो अगर आपका 60 लाख तक का रिपेयर वर्क है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करवा सकती है। लेकिन अगर रिपेयर वर्क की वैल्यू मोर देन 60 लाख है और ओरिजिनल वर्क किसी भी वैल्यू का है तो क्या करना होगा, तो हम पीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन को वर्क देते हैं, सीपीडब्ल्यूडी, एसपीडब्ल्यूडी, स्टेट और सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एमईएस, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी भी पीएससी को वर्क देते हैं। तो ये वाली जो एग्जीक्यूशन ऑफ लिमिट है ये वाली चेंज हुई थी हमारी रिगार्डिंग द रिपेयर्स ऑफ वर्क। So a ministry or department at its discretion assign repair work estimated to cost above 60 lakhs and original or minor works of any value to public works department such as central public work department, state public work department, other central government organization authorized to carry out civil or electrical work such as military, engineering services, border roads organization, etc. or ministry department construction wing of ministries department construction wing of railways, defense, environment, forest, information and broadcasting and department of post and space। तो ये आपको याद रखनी है कि लिमिट जो हमारी रिपेयर वर्क में 30 से 60 लाख हो गई।
नेक्स्ट हमारा इसी जो चैप्टर का वर्क का ही इसमें चेंज हुआ। एज एन अल्टरनेटिव टू 133 के सेकंड क्लोज के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में अवार्ड रिपेयर वर्क एस्टिमेटेड टू कॉस्टेड अबव 60 लाख और ओरिजिनल वर्क ऑफ एनी वैल्यू, तो किसको दे सकते हैं, उसी के बारे में जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया कि किसी भी पब्लिक सेक्टर को भी दे सकती है या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो जब भी हम वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमारे पास रूल नंबर 139 यहाँ पर चेंज है। ब्रॉड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अंडर इट्स ओन अरेंजमेंट। तो अंडर इट्स ओन अरेंजमेंट कैसे करेगा, या तो क्या किया जा सकता है, ओपन टेंडर निकाला जा सकता है, जैसे एडवर्टाइज टेंडर है, इंक्वायरी है, उसी तरीके से निकाला जा सकता है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख टू 60 लाख होगी। सो 10 टू 60 तक का जो है वर्क है हमारा, तो हम ओपन टेंडर का यूज कर सकते हैं या फिर हम लिमिटेड टेंडर का यूज कर सकते हैं अगर हमारी वैल्यू लेस देन 10 लाख है। तो अभी हमने पढ़ा कि रिपेयर वर्क अगर हमारा जो है लेस देन 60 लाख है तो वहां पर मिनिस्ट्री खुद से अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कैसे काम करवाना है। तो अगर लेस देन 10 होगा तो हम एलटीई यूज करेंगे और अगर 10 टू 60 होगा तो हम ओपन टेंडर या फिर हम एटीई यूज करेंगे, जिसको हम एटीई बोल रहे हैं वो हम यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर जो 6 था उसके अकॉर्डिंग है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें काफी सारी लिमिट्स हैं जो लगभग सारी चेंज हुई हैं। सबसे पहला हमारा रूल 149। रूल 149 क्या कहता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी जेम पोर्टल पर अवेलेबल है तो जरूरी है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए कि वो वहीं से प्रोक्योर करें, राइट। तो इसमें हमारे पास लिमिट क्या है, अप टू, पहली जो लिमिट है वो हमारी अपडेट होके हो गई है अप टू 50,000। ठीक है, तो फिर अप टू 50,000 तक की अगर आपको कोई भी प्रोक्योर करनी है तो वो आप डायरेक्ट परचेज से प्रोक्योर कर सकते हैं, वहां पर आप डायरेक्ट परचेज करेंगे। 50,000 through any of the available supplier on JAM meeting the requisite quality, specification and delivery period. So डायरेक्ट परचेज आप कर सकते हैं। आप JAM पोर्टल पर जाएंगे, आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, जो आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो है आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सही है, क्वांटिटी आपको सही मिल रही है, स्पेसिफिकेशन क्लियर है, डिलीवरी टाइम पर हो पा रही है, तो वो सारी चीजें आप देखते हुए इस प्रोडक्ट को आप प्रोक्योर करेंगे अगर वैल्यू जो है 50,000 से लेस है। ठीक है, लेस देन 50,000 है तो हम ये लिमिट यूज करेंगे। इन केस ऑटोमोबाइल्स के लिए पहले हमारे पास लिमिट हुआ करती थी कि 30 लाख तक की, तो वो लिमिट हमारे पास यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के लिए अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो सेकेंड लिमिट थी हमारी वो भी हमारी अपडेट हो चुकी है। 50,000 टू 10 लाख तक का अगर आपको कोई भी प्रोक्योर करना है तो वो हम दो तरीके से प्रोक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप कम से कम 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चर को कंपेयर करोगे। सो एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चर जो है वो आपको कंपैरिजन करने हैं लोवेस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, जो आपको स्पेसिफिकेशन क्लियर है, आपकी डिलीवरी पीरियड टाइम पर आपको हो रहा है, क्वालिटी जो है वो आपको सही मिल रही है, तो उस केस में। और सेकेंड मेथड हमारा क्या है, हम ऑनलाइन बिडिंग यूज कर सकते हैं या ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली हम यूज करते हैं मोर देन 10 लाख के लिए, तो यहां पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड लिमिट हमारी क्या है, थर्ड लिमिट है हमारी मोर देन 10 लाख। इसके लिए हम यूज करते हैं ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन। ठीक है, तो जैम पोर्टल की सबसे पहले तो हमारी जो है चेंज हुई है। सो रूल नंबर 149, रूल नंबर 149 में हमारी क्या है, जो जैम परचेज लिमिट है, यानी कि कोई भी ऐसा आइटम जो हमारे पास जैम पर अवेलेबल है उसके लिए हमारी लिमिट्स अपडेट होकर क्या हुई। सबसे पहले हमारी अप टू 50,000 है, जो पहले 25,000 थी। फिर हमारी सेकंड है अबव 50,000 एंड अप टू 10 लाख। थर्ड है हमारी अबव 10 लाख। और ऑटोमोबाइल्स वाली लिमिट हमारी खत्म हो चुकी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है डायरेक्ट परचेज करेंगे। सेकंड ये वाला है, इसमें हमारे पास दो मेथड है, या तो हम ऑनलाइन बिडिंग यूज कर सकते हैं या रिवर्स ऑक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर हम एटलीस्ट 3 डिफरेंट सप्लायर्स को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और अबाउ 10 लाख के लिए तो हमारे लिए मैंडेटरी है हम ऑनलाइन बिडिंग या हम रिवर्स ऑक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और हमें क्या याद रखना है कि ऑटोमोबाइल्स के लिए जो हमारी 30 लाख तक की लिमिट थी वो हमारी खत्म हो चुकी है।
ठीक है, तो ये था हमारा 149 वाली जो लिमिट चेंज हुई। नेक्स्ट हमारे पास हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी आइटम अगर हमारे पास जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो वो हम प्रोक्योर कर सकते हैं। कैसे? या तो हम इंडिविजुअल सर्टिफिकेट देके या एक एलपीसी के थ्रू करते हैं। तो रूल नंबर 154 में हमारा अपडेट है परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। सो परचेज ऑफ गुड्स अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000 कि अगर हम कोई भी आइटम अगर परचेज कर रहे हैं 50,000 रुपए तक का, ओनली ऑन ईच ओकेजन, एक बार में 50,000 होना चाहिए, वो अगर हम परचेज कर रहे हैं, मे बी मेड विदाउट इन्वेटिंग कोटेशन, बिना कोटेशन की हम इसको परचेज कर सकते हैं और बिना बिड्स के हम परचेज कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट के बेसिस पर, टू बी रिकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी रिकॉर्ड करेगी, और वो क्या होगा? आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज आर ऑफ रिक्वेस्टेड क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन एंड हैव परचेज फ्रॉम ए रिलायबल सप्लायर एट ए रीजनेबल प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम आइटम परचेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी हमने चेक कर ली है, स्पेसिफिकेशन चेक कर ली है, और हमने जो परचेज किया वो एक रिलायबल सप्लायर से हमने इसको परचेज किया है, तो वो हमारा यहाँ पर है। तो अप टू 50,000 के लिए इंडिविजुअल सर्टिफिकेट के बेसिस पर हम प्रोक्योर कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट रूल है हमारा 155, परचेज ऑफ गुड्स बाय द परचेज कमेटी। हम परचेज कमेटी से करते हैं। अगर हमारे पास कोई जेम पोर्टल पर अवेलेबल प्रोडक्ट नहीं है और उसकी वैल्यू है अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख, तो उसको भी हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंडिविजुअल सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि हम एक कमेटी बनाते हैं जो है एलपीसी, लोकल परचेज कमेटी, जिसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। और यहाँ पर कौन डिसाइड करता है कि कौन कौन मेंबर होंगे? एचओडी है, वो डिसाइड करता है। और ये इंडिविजुअली प्लस जो है ज्वाइंटली दोनों सेटिस्फाई है कि प्रोडक्ट सही है, रिलायबल है, सप्लायर रीजनेबल प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो ये तो हमारी थी जब हम जेम पोर्टल से प्रोक्योर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइटम नॉट अवेलेबल ऑन जेम। अगर कोई आइटम हमारे पास जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमारे पास क्या लिमिट है? फर्स्ट है हमारे पास अप टू 50,000 एंड सेकंड है हमारे पास अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख। इसके लिए हम इंडिविजुअल सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बेसिस पर हम प्रोक्योर कर सकते हैं। और यहां पर हम क्या चाहिए होता है? एलपीसी, लोकल परचेज कमेटी। ठीक है, लोकल परचेज कमेटी वो यहां पर प्रोक्योर करेगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोक्योर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास वेरियस फॉर्म ऑफ टेंडर इंक्वायरी थी, जैसे एटी था, एलटी था, एसटी था, टू बिड सिस्टम था, टू स्टेज सिस्टम था, वो सारी चीजें हैं, राइट। सो सबसे पहले हमारा एटी की अगर हम बात करें तो इसकी हमारे पास लिमिट थी 25 लाख। अभी हमारे पास इसकी लिमिट क्या है? 50 लाख है अपडेट होने के बाद। तो अगर कोई भी आइटम अगर आप एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के थ्रू अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कौन सा परचेज करोगे? जिसकी वैल्यू 50 लाख या उससे अबव होगी, वो आप यहाँ पर प्रोक्योर करोगे। सो टेंडर की भी हम इंक्वायरी लिख लेते हैं। तो वेरियस जो टेंडर है उसमें क्या चेंज है? हमारे एटीई एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, उसमें हमारी लिमिट कितनी हो गई है? अबव 50 लाख। कि अगर 50 लाख से ज्यादा का कोई आइटम है तो वो हम प्रोक्योर कर सकते हैं थ्रू द एटी। बाकी सारी चीजें हमारी सेम है, बट लिमिट हमारी जो है वो हमारी यहाँ पर चेंज हुई है। इसी तरीके से एलटी की बात करें तो एलटी के लिए हमारी लिमिट थी फॉर लेस देन 50, फॉर लेस देन 25। ये हमारी कितनी हो गई है? लेस देन 50 हो गई है। सो लेस देन 50 लाख के लिए हम एलटी यूज करते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर बाय चांस इमरजेंसी है कोई और अबव 50 लाख का आइटम है तो वो भी हम एलटी के थ्रू परचेज कर सकते हैं एक्सेप्शनल रीजन में, राइट। तो यहाँ पर हमारी अप टू 50 लाख हो गई है, जो कि पहले हमारी अप टू 25 लाख थी, और बाकी सारी चीजें हमारे यहाँ पर सेम रहेंगी। अगर अबव 50 लाख से आइटम है तो भी हम एलटी का यूज कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर हमने एक रूल 173 पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी प्रोक्योरमेंट करनी है और जब हम कोई कमेटी बनाएंगे तो उसमें जो है आपस में जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो मेंबर्स नहीं होंगे जो एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं कितनी वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर हमारी वैल्यू एक्सीड करती है 25 लाख तो ये भी हमारी चेंज होकर कितनी हो चुकी है? 50 लाख। ठीक है, इन केस ऑफ कमेटी कोई भी ऐसा प्रोक्योरमेंट है जहां पर मोर देन 50 लाख है तो वहां पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो एक दूसरे
दूसरे का रिपोर्ट ही होगा, ताकि कोई भी जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो बच सके। सो ये भी लिमिट हमारी 50 लाख हो गई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे कंसल्टिंग सर्विसेज की। तो अगर आप कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली सोर्सेज के लिए वो भी लिमिट हमारी चेंज हो चुकी है। वो हमारी कितनी हो चुकी है, अप टू 50 लाख। ठीक है, इन केस ऑफ कंसल्टिंग। वहां पर भी हमारी लिमिट कितनी हो चुकी है, 50 लाख हो चुकी है। ठीक है, तो 50 लाख रुपए तक की अगर हमारे पास कोई भी कंसल्टिंग सर्विसेज है, उसके लिए हम फॉर्मल इनफॉर्मल इंक्वायरी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना सर्च करते हैं कि कौन से हमारे पास कंसल्टिंग है। और अगर 50 लाख से ज्यादा है तो वो हमें पता है कि हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि टेंडर निकालते हैं, उसके बाद हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। तो अगर नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज है तो वहां पर भी अगेन हमारी लिमिट कितनी हो गई है, 50 लाख। एक में ये 25 लाख थी पहले और एक में 10 थी। ये भी हमारी 50 लाख हो गए। सो याद करना आसान है। अब आप यहाँ पर देखोगे सब जगह कितना है, 50 है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। कहाँ 10 था, कहाँ 25 था, सब जगह 50 है ना। एटी में हमारा 25 था, वो हमारा 50 हो चुका है। एलटी में हमारा 25 था, वो हमारा 50 हो चुका है। पहले कंसल्टिंग नॉन कंसल्टिंग में हमें अलग अलग लिमिट याद रखनी पड़ती थी, अब दोनों में हमारा 50 है। और अगर कोई कमेटी ऐसी है जहां पर मेंबर जो है एक दूसरे को डायरेक्टली रिपोर्ट वाले नहीं हो सकते, उसकी भी लिमिट हमारी कितनी है, 50 लाख है। तो ये 50 लाख है। जहां याद ना रहे वहां पर आपको 50 लाख याद रखना है कि एटी, एलटी, कंसल्टिंग, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज हमारा सब जगह पर कितना है, 50 लाख की लिमिट है। नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ डिस्पोजल। सरप्लस और ऑब्सोल्यूट जो आइटम है उसको हम डिस्पोज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रूल है उसमें हमारा चेंज था कि सर्विस और ऑब्सोल्यूट और अनसर्विसेबल जो गुड्स हैं जिनकी वैल्यू अबव 4 लाख है तो उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। पहले कितना था, अबव 2 लाख था कि 2 लाख के अकॉर्डिंग। अभी हमारा यहाँ पर कितना है, 4 लाख। 4 लाख से ज्यादा है तो या तो हम क्या करेंगे, हम एटी का यूज करेंगे या हम जो है ऑक्शन का यूज करते हैं, पब्लिक ऑक्शन का यूज करते हैं, राइट। और जो वैल्यू 4 लाख से ज्यादा है उसके जो हमारी अप टू 4 लाख है वो हमारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको प्रोक्योर करना है। ठीक है, items up to 4 lakh ministry can decide and items above 4 लाख जो है हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एटी यूज करते हैं या हम पब्लिक ऑक्शन करते हैं। ठीक है, ये हम याद रखें। नेक्स्ट हमारा था परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इन द चैप्टर नंबर 6। हमारा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में हमने पढ़ा था। सो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, वो है हमारी 3 to 5%। पहले कितना था, 5 to 10% था। हम ऐसे याद रखते थे कि कम है तो बिड सिक्योरिटी 2 to 5 और 5 to 10 है तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो बिड सिक्योरिटी की हमारी वैल्यू सेम है 2 to 5%, बट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हमारी कितनी है, 3 to 5% है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हमारी 3 to 5% है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के साथ कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले रहे हैं या कोई रिटेंशन मनी भी ले रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 to 10%। अगर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितनी है तो आंसर होगा 3 to 5%। लेकिन अगर उसमें क्लियरली मेंशन है कि प्लस कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या रिटेंशन मनी भी है तो 3 to 10% हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द GFR रूल्स। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, एनी क्वेश्चंस टुडे हो? ठीक है, तो ये लिमिट्स आपको याद रखनी है, इजी है याद रखना। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा GFR में? अगर हम बात करें तो GFR में हमने सबसे पहले बात की कि कोई भी आइटम अगर हमारा जेम पोर्टल पर अवेलेबल है तो उसकी लिमिट में चेंज है। फर्स्ट है हमारा अप टू 50,000 डायरेक्ट परचेज के थ्रू हम प्रोक्योर करते हैं। सेकंड, अगर अबव 50,000 है, अप टू 10 लाख है, तो या तो एटलीस्ट 3 सप्लायर को हम कंपैरिजन करेंगे या ऑनलाइन बिड या रिवर्स ऑक्शन यूज करते हैं। अबव 10 लाख के लिए हम रिवर्स ऑक्शन ही यूज करते हैं। और ऑटोमोबाइल्स की लिमिट अब हमारी है नहीं, वो खत्म हो चुकी है। अगर कोई आइटम जेम पर अवेलेबल नहीं है तो 50,000 तक की जो लिमिट है वो इंडिविजुअल सर्टिफिकेट के बेसिस पर है, और 50,000 से 5 लाख
हमारा एलपीसी प्रोक्योर करेगा, ठीक है, वो आपको देखना है। तो 50 लाख उधर याद रखना है, यहाँ पर आपको 50,000 याद रखना है, तो 50 हमेशा याद रखना है। वेरियस स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो 80 में हमारे पास पहले लिमिट थी 25 लाख, नाउ वी हैव द 50 लाख रुपए तक की लिमिट है। अबव 50 लाख तो आप 80 से प्रोक्योर करोगे, और लेस देन 50 लाख है तो आप एलटी से प्रोक्योर करोगे। कंसल्टिंग सर्विसेज, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, दोनों में जो लिमिट है वो हमारी 50 लाख हो चुकी है, और कमेटी के केस में भी हमारी लिमिट 50 लाख है। मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम है तो उसके लिए हमारे पास पहले 2 लाख थे, 4 लाख है। अगर कोई भी आइटम आपका 4 लाख तक का है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं कैसे डिस्पोज करना है। आइटम अगर 4 लाख से ज्यादा है तो वो 80 या फिर पब्लिक ऑक्शन के तहत हम जो है प्रोक्योर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया 3 to 5% है, और जहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कोई ले रहे हैं तो वहां पर हमारी 3 to 10% है। नेक्स्ट हमारे पास सीएसएमए रूल्स, इसमें कोई अपडेट नहीं है। एलटीसी रूल जो है हमारा, इसमें कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द एफआरएसआर रूल, तो इसमें हमारे पास जो डेपुटेशन अलाउंस हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या है, उसमें भी हमारी डीए 50% बढ़ा तो हमारी 25% इंक्रीज हो गई चीजें। तो अगर डेपुटेशन अलाउंस कितना मिलता है, अगर विद इन द सेम स्टेशन है, विद इन द सेम स्टेशन अगर डेप्यूट होता है पर्सन तो कितना मिलता है, 5% ऑफ द बेसिक पे मिलता है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी वो हमारी अपडेट होके हो चुकी है 5,625 रुपए। इन केस अगर चेंज ऑफ स्टेशन है तो वहां पर हम डेपुटेशन अलाउंस देते हैं 10% ऑफ बेसिक पे, और ये हमारा कितना हो चुका है 11,250 रुपए पर मंथ, ठीक है, ये हमारा, तो ये हमारी डीए 50% होने के बाद है। नेक्स्ट हमारा इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में हमारी रिजाइम चेंज हुई, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ये हमारी न्यू टैक्स रिजाइम है कि अगर आपका अप टू 4 लाख है तो आपको इनकम टैक्स जो है आपका निल है। 4 लाख से 8 लाख तक है तो 5% है, 8 लाख से 12 है तो 10% है, 12 to 16 है तो 15 है, 16 to 20 है तो 20 है, 20 to 24 के लिए 25, और अबाउट 24 के लिए 30 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 लाख का गैप है। सिंपली अगर आपको याद नहीं रहता तो भी आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। यहाँ पर 4 लाख का गैप है, और यहाँ पर आपका 0 से स्टार्ट होके यहाँ पर 5 का गैप है, ठीक है। तो 4 लाख के लिए 0 है तो अगले 4 लाख के लिए 5, फिर अगले 4 लाख के लिए 10, इस तरीके से है। ऑल टैक्स रिजाइम में हमारा कोई चेंज हुआ नहीं था, तो ऑल टैक्स रिजाइम में हमारे पास सारी चीजें सेम है। फॉर इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन वो हमारे पास है। सरचार्ज रेट भी हमारे पास अप्रॉक्स सेम है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक और आया था कि जो एग्जाम्पशन है वो आपको कितने तक की मिलेगी, अगर आपकी सैलरी अप टू 12 लाख है तो वहां पर आपको एग्जाम्पशन दी जाएगी टैक्स के अकॉर्डिंग। न्यू टैक्स रिजाइम अगर आप चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एग्जाम्पशन दी जाएगी, तो आपका किसी भी तरीके की कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है। और जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितना है, वो बढ़ा के 75,000 कर दिया गया, यानी कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो हमारा जो है 12,75,000 ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। सरचार्ज हमारा ये है। सरचार्ज रेट्स की अगर हम बात करें तो न्यू अगर हमारे पास रिजाइम के अकॉर्डिंग हम बात करें अप टू 50 लाख हमारा 0 है, ओल्ड में भी न्यू में भी। 50 लाख से अबो अप टू 1 करोड़ तक आपका 10% है, न्यू और ओल्ड दोनों में। मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 2 करोड़ 15 है फॉर ओल्ड, एंड 2 to 5 करोड़ ओल्ड में हमारी है 25। बट न्यू कहती है कि 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक सिंपली 15 है, और मोर देन 2 करोड़ होगा तो आपका 25% है, और ओल्ड कहता है मोर देन 5 करोड़ होगा तो आपका 37% होगा, ठीक है। ये हमारी सरचार्ज लिमिट है। सीसीएस पेंशन रूल पर आ जाते हैं, तो सीसीएस पेंशन रूल में जो आपकी ग्रेजुएटी है वो आपकी 50% बढ़ने के बाद 25% इंक्रीज हो गया। पहले हमारे पास कितनी थी, 20 लाख थी, नाउ वी हैव द मैक्सिमम 25 लाख जो हमारी वो हमारे पास यहाँ पर ग्रेजुएटी की सीलिंग है। सो मैक्सिमम कितनी है 25 लाख। अभी एक हमारा और अमेंडमेंट आया था रिगार्डिंग द अलोइंग फैमिली फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और फीमेल पेंशनर टू नॉमिनेट हिज और हर चाइल्ड फॉर फैमिली पेंशन इन प्रेसिडेंट टू हर हस्बैंड इन द इवेंट ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड लीडिंग टू फाइलिंग ऑफ डिवोर्स। तो हम जब फैमिली पेंशन रूल हम पढ़ते हैं वहां पर हमने पढ़ा है कि किसको पहले पेंशन मिलती है, किसको उसके बाद मिलती है। तो उसी के रिगार्डिंग अमेंडमेंट था कि अगर ऐसा है कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो जॉब पर है, वो अभी वर्किंग है और उसका कोई भी केस चल रहा है, किसी भी तरीके का डिवोर्स फाइल होना है या
या फिर कोई भी जो है किसी भी तरीके का केस चल रहा है, ठीक है, जिससे कि लीगली सेपरेटेड होना है, तो ऐसे केस में उसके पास राइट है कि वो अपने हस्बैंड की बजाय सबसे पहले जो कि स्पाउस को मिलनी चाहिए फैमिली पेंशन, वो किसको नॉमिनेट कर सकती है, वो अपने बच्चों को यहाँ पर नॉमिनेट कर सकती है फॉर द फैमिली पेंशन। तो गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द लॉन्ग स्टैंडिंग एस्टेब्लिश्ड रूल ग्रांटिंग ए विमेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई द राइट टू नॉमिनेट हर सन और डॉटर फॉर द फैमिली पेंशन इंस्टेड ऑफ हर हस्बैंड, कि स्पाउस की बजाय वो किसको नॉमिनेट कर सकती है, अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकती है। इन अकॉर्डेंस विद द विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली पेंशनर CCS पेंशन रूल टू लेट फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू नॉमिनेट देयर किड और चिल्ड्रन फॉर फैमिली पेंशन बिफोर देयर स्पाउस। तो उसको राइट दिया गया है कि अगर ऐसा है कि कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है अभी, चाहे फैसला नहीं आया है, डावरी का केस है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी केस है जहां पर डिवोर्स फाइल होना है, लीगली सेपरेटेड होना है, तो ऐसे केस में वो अपने स्पाउस की बजाय अपने बच्चों को पहले फैमिली पेंशन दे सकती है। तो ये वाला जो अमेंडमेंट हुआ उसमें बेसिकली कि अगर खुद की भी डेथ हो जाती है तो पहले पेंशन किसको मिलेगी, बच्चों को मिलेगी, स्पाउस को नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या होगा कि जो फीमेल एम्प्लॉय उसने नॉमिनेट तो कर दिया अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के तहत, तो इसमें क्या चीजें रहेंगी, इसमें सबसे पहले तो वो उसको रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि रिटर्न रिक्वेस्ट उसको देनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा केस है और जो है डिवोर्स के लिए केस फाइनल है, HO को रिक्वेस्ट करेगी और HO जो है फैमिली पेंशन स्पाउस से पहले किसको देगा, बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इन केस अगर एम्प्लॉय की डेथ भी हो जाती है तो भी पहले बच्चों को मिलेगी, उसके बाद जो है स्पाउस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पाउस की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, बस ये होगा कि स्पाउस से पहले बच्चों को मिलेगी और बच्चे की एलिजिबिलिटी जैसे ही खत्म होगी फिर वापस स्पाउस को मिल जाएगी। इन केस अगर कोई एलिजिबल किड नहीं है या फिर माइनर किड है या फिर चाइल्ड है जिसकी मेंटल डिसेबिलिटी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अगर विमेन की डेथ हो जाती है और उसका कोई एलिजिबल किड नहीं है या फिर विडोवर है जो फैमिली बेसिकली पेंशन मिलता है, तो गार्जियन की हेल्प से कोई माइनर चाइल्ड या मेंटल इलनेस पे है तो उसको गार्जियन की हेल्प से पेंशन दी जाएगी जब तक वो मेजोरिटी पे नहीं हो जाता, यानी कि 18 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद वो खुद से ले सकता है। पहले वाला रूल क्या कहता था इससे पहले कि पहले स्पाउस को मिलेगी उसके बाद बच्चों को मिलेगी, जब तक स्पाउस की डेथ नहीं हो जाती या स्पाउस की रीमैरिज नहीं हो जाती तब तक। नया रूल क्या कहता है कि पहले स्पाउस बच्चों को मिल सकती है अगर कोई भी केस चल रहा है, तो ये है। अगर चिल्ड्रन की मेजोरिटी अटेन हो जाएगी या बच्चे जो है इनएलिजिबल हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर वापस से स्पाउस को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि स्पाउस बिल्कुल ही एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, बच्चे जैसे ही बच्चे की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो स्पाउस को मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और आप हमें जो है सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी पर जो है आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी डिटेल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका नाम, मान लीजिए अगर आपका नाम है अनु तो आप अनु लिखेंगे, सिटी है जैसे आपकी दिल्ली तो आप दिल्ली लिखेंगे, एग्जाम जैसे आपका एनवीएस प्रिंसिपल है तो आप एनवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे और इसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ साथ हमारी प्रिंसिपल मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू है यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल की तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं काफ़ी सारे। लाइव कोर्सेज स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है, रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड करता है, नोट्स कोरियर के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, इंटरव्यू बैचेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है और इंडिया का नंबर 1 और एकमात्र इंस्टीट्यूट जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करवाता है। तो अगर आप केवीएस की तैयारी करें तो ये 12 बुक का सेट होता है जो आपको कोरियर के माध्यम से मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, पूरा सिलेबस इसमें कवर है, अपडेटेड है। एनवीएस जो है वो 11 बुक का सेट होता है, इसी तरीके से ईएमआरएस 10 बुक का सेट और आपका यूपीएससी 11 बुक का सेट होता है। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग नोट्स अवेलेबल हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हमारे लाइव कोर्स की, तो आप अगर हमारा लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे ही आप कोर्स पर सर्च करेंगे आपके पास इस तरीके से कोर्स ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहला ही जो है यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई दे रहा है 12 मई से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा फीचर में।
इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा लाइव बैच है, यानी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द क्लास, जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं वो सारे के सारे आप जो है इंटरेक्टिव क्लास होंगी, तो आप वहाँ पर अपने जो भी डाउट्स हैं आपके वो साथ के साथ अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा इसमें। कंप्लीट सिलेबस आपका जो मेन पोर्शन है बेसिकली जहां से आपका सबसे ज़्यादा कंटेंट रहता है वो सब पूरा होगा। जैसे एडमिन एंड फाइनेंस है आपका, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड उसके अलावा ऑफिस प्रोसीजर या ऑफिस मैनुअल, हर एक चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो किस किस को ये बैच ज्वाइन करना चाहिए? अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस की आने वाली वैकेंसी जो कि है ओपन और एलडीसी दोनों, एनवीएस की ओपन वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा यूपीएससी और ईएमआरएस, तो इन सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी जो है बैच आपका लाइव रहेगा। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 साल तक की वैलिडिटी मिल जाती है। और ये बैच की जो क्लासेस रहेंगी, इवनिंग बैच है तो इसकी क्लासेस रहेंगी 5 PM से 6:30 तक आपका ये बैच टाइमिंग रहने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं जो आपको कोरियर के माध्यम से मिलते हैं। जो भी क्लास में करवाया जाता है वो आपकी ऐप पर अवेलेबल रहता है नोट्स की फॉर्मेट में। आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं।